स्टार्ट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है माय डियर? सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है, दुरुस्त है? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल, जल्दी से आके, फटाफट से आके। हेलो एवरीवन, सब बढ़िया है ना, सब मस्त है ना, दुरुस्त है ना, तंदुरुस्त है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? ओके ओके, डन है, डन है, डन है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, राम राम, राधे राधे। मस्त है ना, सब बढ़िया है, सब सही है, सब बढ़िया है ना? बढ़िया है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं भाई, तो बेटा आज ना वही चैप्टर होगा, आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सर बैकग्राउंड, अरे ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ओके, अरे ये थोड़ा बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे शायद दूसरे का आ गया बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये दूसरे उसका आ गया शायद, मैं वो किसी दूसरे बैच का उठा के लाया, कोई बात नहीं, चैप्टर हमारा सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अबे यार, ये कहाँ चला गया? भाई ये थोड़ा देख लो यार, ये कमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले चले, कोई बात नहीं, अरे बैकग्राउंड की चिंता मत करो, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई। हाँ, सो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, तो आज हम जो है आज के इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, आज आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। क्या करेंगे? पूरे चैप्टर को जो है खत्म करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, बहुत अच्छे। तो एक काम करते हैं भाई हम, अच्छा हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है चुनावी राजनीति। और लास्ट क्लास की हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी हमने। जल्दी से बताइए फटाफट से, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी हमने, की थी ना? हाँ, आज हम शॉर्ट नोट्स भी लेके आए हैं। चलो ठीक है, एक पहले चीज तो मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारी बहुत डिमांड के बाद, तुम्हारी जो है बहुत डिमांड के बाद, अबे इनने शायद लगाया नहीं, अरे हाँ लगा तो दिया, चलो। तुम्हारी बहुत डिमांड के बाद जो था तुम्हारे कक्षा 9वीं के, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ाया था, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो इसके तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ये रहे भाई। तुम्हारी इतनी डिमांड थी, मैंने बना लिए थे, ला नहीं पाया था बस, लेकिन तुम्हारे शॉर्ट नोट जो है ये रहे। ठीक है, तुम्हारे सारे शॉर्ट नोट्स मैं लेके आ गया हूँ, बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, जिनको बनाने में काफी टाइम लगा है। तो एक बारी प्लीज इन नोट्स को देख लेना और तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? इसी में, इसी पीडीएफ में अटैच हुए ये नोट्स जो है तुमको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना? चिंता मत किया करो, हर चीज थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, बड़ी बड़ी चीजें बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा सब्र रखा कीजिए। ठीक है? क्लियर हुआ ना? ये बताओ पहले, इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हें? हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू वाली स्लाइड भी हट गई है भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं। हाँ, स्टार्ट करें, फटाफट से बताओ, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, ये लेक्चर जो है स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चैट जीपीटी से बनाया बेटा? नहीं, चैट जीपीटी से नहीं बनाया मैंने, चैट जीपीटी से क्यों बनाऊंगा? और चैट जीपीटी से बनाने के लिए नोट्स में दिमाग तो चाहिए ना, है? ये बताओ पहले, तुम बना के दिखा दो नोट्स। अरे भैया, चैट जीपीटी से तुम बना लेते हो तो बना के दिखा लो तुम नोट्स। तुम बताओ, अरे मैं तुमसे बोलता हूँ, तुम चैट जीपीटी से नोट्स बना के दिखा लो, उसके लिए भी दिमाग चाहिए बेटा। ठीक है? चैट जीपीटी से बनाए हैं, जो मिल रहा है बेटा वो ले लिया करो चुपचाप। ठीक है? तुम्हें नोट्स वैसे मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स ही देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी जो डिमांड है ना बेटा, उससे ज्यादा ही दे देते हैं तुमको हम, और उतने ही दिमाग तुम्हारे खराब हो जाते हैं बेटा, है। नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, इसी ये जो पीडीएफ मिलती है ना तुम्हें डेली, जो पीडीएफ मिलती है क्लास की, इसी में अटैच हुआ पीडीएफ मिलेगा। क्लियर हुआ ना? हाँ चलो, पहले मेरे को एक बात बता दो, कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि हम बात करें चुनावी राजनीति का, आज इसका आखिरी लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम चैप्टर खत्म करेंगे, चाहे भले ही कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ। हाँ, अब ये बताओ, कल जो मैंने पढ़ाया इस चैप्टर में, कल जो पढ़ाया इस चैप्टर में, वो समझ में आया या नहीं आया?
मतलब जो भी कल मैंने पढ़ाया था, कल हमने बेसिकली चुनावी क्षेत्र के बारे में बात की थी, याद हो अगर तुम्हें, चुनावी क्षेत्र के बारे में बात की थी कल हमने, तुम्हें वो समझ में आया था या नहीं आया था? जल्दी से बताओ फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी? चुनावी क्षेत्र के बारे में तुम्हें समझ में आया था या नहीं आया था? कल हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की थी कि भैया चुनावी क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, और किस तरीके से चुनाव किए जाते हैं, और किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं, और किस तरीके से आप देखोगे कि उन चुनावों में अलग अलग सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट जो है खड़े होते हैं, जिनको आप वोट देकर जो जिताते हैं। और सीटों का मतलब क्या होता है? सीटों का मतलब कुछ और नहीं होता, सीटों का मतलब होता है आरक्षित सीटें या फिर आरक्षित क्षेत्र जो होता है। तो आप देखोगे कि कोई भी चुनाव जब होते हैं तो हम क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अब इन क्षेत्रों को जब हम अलग अलग भागों में बांटते हैं तो वो उस क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से बांटते हैं। क्लियर हुआ? उनको ही हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र और उनको ही हम बोलते हैं सीटें। और हर एक निर्वाचन क्षेत्र में हर एक पार्टी के जो लोग होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और आप उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देकर जिताते हैं। क्लियर हुआ? जो जीतता है वो कौन बनता है? अगर विधानसभा के चुनाव है तो वो एमएलए बन जाएगा, यानी कि विधायक बन जाएगा, और अगर लोकसभा के चुनाव है तो वो क्या बन जाएगा सर? एमपी बन जाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो यही होता है चुनाव। अच्छा, जिसकी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, जिसकी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, यानी कि जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, वही पार्टी क्या करती है? वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है। मान के चलो हरियाणा राज्य की अगर हम बात करें तो 90 सीटें थी, तो यहां पर किसी भी पार्टी को अगर जीतना है तो 45 से ज्यादा सीटें चाहिए, यानी कि जिस पार्टी को 46 सीटें मिल जाएंगी उस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी जो चीजें थी आपने देखा, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो यही हमने कल पढ़ा था, 90% बच्चों को समझ में आया। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं सर। आज हम किसके बारे में बात करते हैं? तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और ये जो टॉपिक है कौन सा टॉपिक है सर? तो ये जो टॉपिक है वो है हमारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। अच्छा, कल हमने किसके बारे में बात की थी सर? कल की अगर आप देखोगे तो कल हमने बात की थी, कल हमने चुनाव क्षेत्र के बारे में बात की थी। कल हमने, आप देखोगे तो चुनाव क्षेत्र के बारे में बात की थी सर। चुनाव क्षेत्र के बारे में कल हमने जो है बात की, समझ में आया? यानी कि चुनाव क्षेत्र का मतलब मैंने आपको बता दिया कि चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि हम अलग अलग क्षेत्र को छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से, और उसके हम बाद में क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया था, याद करो, याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था। हाँ, मैंने आपको यह बताया था कि भाई देखो, हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं, देखो पढ़ाने जा रहा हूं, सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो ठोक के, जल्दी से फटाफट से। ज्यादा जो है यहां पर बकैती मत काटा करो, बहुत मारेंगे तुम्हें। हाँ, तो आपस में जो पंचायत हो रही है ना, पंचायत लेके बैठे रहते हो, हाँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, जो हम पर गौर फरमा लिया करो। हमको तो ऐसे इग्नोर करते हो जैसे कि पता नहीं किसको इग्नोर करते हो तुम, है? हाँ, बताओ बताओ जल्दी से। भूमिका मैंने क्या तुम्हारा चल रहा है भाई, तुम्हारा आपस में? बेटा देखो ऐसा है, मैं सच में ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, सच में, अगर तू नहीं माना तो। ये भूमिका वाला लौंडा कौन सा है ये? पिटना है तेरे को? डर नहीं लगता तेरे को? डर लगता है तेरे को? डर नहीं लगता है? एक खौफ होना चाहिए तुम्हारी नजरों में, एक क्या होना चाहिए? खौफ। खौफ नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में, है? डर लगता है तुम्हें? सर डर तो नहीं लगता, डरना चाहिए, अच्छी बात है। डर नहीं लगता? क्यों बे, नहीं डर लगता है तुमको? समझाएं काम तुमको, है? बोलो बोलो बोलो, है? बहुत मारेंगे बेटा, समझ जाओ। सर आप बहुत स्मार्ट हो, अरे बहुत। ये सही है भाई, बीच में चिल्ला दो तो तुम मक्खन लगाने के लिए। सर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे लगते हो सर आप, हैं? हाँ बिल्कुल, शांति बनी रहनी चाहिए क्लास में, मजाक सेट के बता रहा हूँ। हाँ समझ जाओ फिर, बहुत ही टेढ़ा इंसान हूँ मैं। चलो ठीक है, अब शांत रहो बिल्कुल, ठीक है? अब पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो, बहुत हो गया तुम्हारा एंटरटेनमेंट। हाँ चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अच्छा, आरक्षण का मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको नाम देते हैं हम रिजर्व। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या, हमारा जो भारतीय समाज है कुछ ऐसा रहा है कि इसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ हमारे समुदाय जो है वो पीछे रह गए। इन समुदायों के साथ बहुत गलत हुआ। जैसे हम बात करें हमारे देश में जो दलित भाई बहन जो हैं, इन दलित भाई बहनों की हम बात करें, इनके साथ बहुत गलत हुआ। हम अगर महिलाओं की बात करें तो इनके साथ बहुत गलत हुआ। अब हुआ क्या, जब हम आजाद हुए
तो यहां पर ये हमने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें से कुछ सीटें जो होंगी इन ऐसे लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी जिनके साथ काफी गलत हुआ है। यानी कि आप देखोगे हमारे देश में, आप देखोगे है ना, हमारे देश में कुछ जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति या फिर जनजातियों से आते हैं। क्लियर हुआ? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो कहां से आते हैं सर? वो अनुसूचित जाति जनजाति और ऐसे ही जो लोग हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एससी और एसटीज बोलते हैं इनको, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये जो लोग हैं ये कौन से लोग हैं सर? ये वो लोग हैं जिनके साथ कभी ना कभी बहुत गलत हुआ है, ये मेन समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि इन लोगों को भी सत्ता में भाग लेने का उतना ही अधिकार है जितना आम लोगों को है। समझो थोड़ा सा मैं बोल क्या रहा हूं। हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग के लोग रह गए बेचारे, हाँ बेटा ओबीसीज नहीं आते इसमें ओबीसी को कोई जगह नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के और ओबीसी के जो लोग हैं उनको इसमें नहीं जगह दी, ठीक है ना। हाँ, यहां पर जगह किसको मिली है? आरक्षण किसको मिला है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को यहां पर आरक्षण मिला है, ठीक है। हाँ, अब ये आरक्षण किस चीज का है सर? इसका मतलब होता है रिजर्व्ड, किसी चीज को पहले से ही कुछ है ना, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए क्या रखना सर? उसको आरक्षित रखना, उसको अलग रख लेना कि उस पर सामान्य वर्ग का इंसान उस सीट पर चुनाव लड़ ही नहीं सकता। सिर्फ कौन लड़ेगा? तो इस समुदाय से जो भी व्यक्ति आएंगे वही जो है चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया कि बेटा ऐसे जो लोग थे, जो बेचारी महिलाएं थी, इसमें हाँ एक चीज और लिख लो, इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लो, है ना। महिलाओं को भी आप देखोगे, महिलाओं को भी अलग से आरक्षण दिया जाता है। आप देखा होगा आपने कि आपके गांव में जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं उसमें कभी कभी जो महिलाएं होती हैं वो प्रधान बनती हैं। आपने भी देखा होगा कि उनके हस्बैंड जो है वो सही मायने में प्रधान है, लेकिन एक्चुअल में प्रधान है कौन? एक्चुअल में वो उनके हस्बैंड प्रधान नहीं है, वो जो महिला है वो प्रधान है। पोस्टर में भी उन्हीं का फोटो छपा होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या बोलना है? हमारे यहाँ पर हमारी जो सरकार है, हमारा जो संविधान है वो ये बोलता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रह गए जो बहुत पिछड़े रह गए, उनके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, समाज ने उनके साथ बहुत अच्छा नहीं किया, या फिर आप बोल सकते हो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। अब ऐसे लोग जब मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए तो ऐसे लोगों का क्या किया गया? अब ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने बोला या फिर हमारे संविधान ने बोला कि इनको क्या करना चाहिए? इनको कुछ सीटें देनी चाहिए, इनको भी उतना ही हक है सत्ता में भाग लेने का जितना और किसी को है। अब वैसे तो बेचारे आगे नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि भैया जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे समाज में दलितों के साथ कितना गलत हुआ है, महिलाओं के साथ कितना गलत हुआ है, तो वैसे तो ये आगे बढ़ नहीं पाते। तो अब हमारा संविधान जो है देश का, वो इनको आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए आप देखोगे जब चुनाव होते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, तुम्हारे प्रधानी के है ना स्थानीय इलेक्शन जो होते हैं, उनमें आप देखोगे कि इन लोगों को कुछ सीटें रिजर्व दी जाती हैं, इन लोगों को कुछ सीटें जो है आरक्षित दी जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि हमारे देश के हर वर्ग को सत्ता में भाग लेने का मौका मिलता है, इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलता है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इनके जो समुदाय के लोग हैं इनको समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा, ये भी समाज में है ना कुछ भागीदारी दिखा पाएंगे। इसलिए यहां पर क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आरक्षित सीटें। क्लियर हुआ ना? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? है ना? तो आप देखोगे हमारे जो संविधान निर्माता जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने कमजोर वर्गों के लिए जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेष व्यवस्था सोची। आप समझो ध्यान से, हमारे जो संविधान निर्माता जो है, यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश में संविधान बनाया है, इन्होंने क्या सोचा सर? इन्होंने यही सोचा कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विशेष सूची बनानी चाहिए। हमारे पास ऐसे कुछ विशेष क्षेत्र होने चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन खड़े होंगे? जहां पर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग जो हैं खड़े होंगे। इसी कारण आप देखोगे कुछ चुनाव क्षेत्र में आप देखोगे अनुसूचित जातियों के लिए लोगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं। समझ में आया? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, तो कुछ क्षेत्र में आप देखोगे अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व होती हैं या फिर आरक्षित होती हैं। इन लोगों को ही खड़ा होने का मौका मिलता है। यानी कि आप सोच के देखो, अगर मान के चलो मैं बोलूं कि अगर कोई क्षेत्र है जहां पर एक सीट आई है और उस सीट पर जो है यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही खड़ा कर सकते हो, तो उस सीट पर कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। उस सीट पर सिर्फ कौन खड़ा होगा? उस सीट पर सिर्फ जो अनुसूचित जाति से ही वो इंसान खड़ा होगा और किसी दूसरे वर्ग से इंसान खड़ा नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या रही थी बेटा? जाति प्रथा। हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक क्या रहा है, जो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता आपको? हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक कलंक हमारे देश पे रहा है वो रहा है जाति प्रथा। जाति के आधार पर हमारे देश में सब लोग बटे हुए हैं, और कुछ ऐसी जो लोग हैं जो अपने आप को उच्च जाति का बोलते हैं, इन्होंने निम्न जातियों के लोगों के साथ बहुत गलत किया। सामान्य, आप बोल सकते हो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, इन्होंने, आप देखोगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया, और इसी का फल जो आज देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं सरकार जो हमारे संविधान निर्माता जो थे, बिल्कुल ठीक थे भाई, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया। तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनको, हमें कुछ जो क्षेत्र हमारे देश के, उनको आप बोल सकते हो रिजर्व, है ना, या फिर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की लिस्ट में, सूची में डालना पड़ता है। और याद रखना, इसमें सिंपल सी बात क्या है, मान के चलो कोई एक सीट है ना, मान के चलो ये कोई एक सीट है। अब इस सीट पे बोला गया कि इस सीट पे सिर्फ जो है आरक्षित, है ना, आरक्षित वर्ग के लोग ही खड़े होंगे। तो इसका मतलब कौन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं जिनको बोला गया है। मान के चलो अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित सीट पर केवल कौन खड़ा होगा? केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खड़ा होगा। मतलब मान के चलो कोई फलानी जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं, एक कोई, ये मान के चलो यूपी है, यूपी है ये। अब यूपी में बहुत सारी सीटें हैं सर, यूपी में बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है सर, बहुत सारी सीटें हैं। अब मैंने बोला कि ये जो सीट है ये वाली, यहां पर सिर्फ कौन खड़ा होगा? यहां पर सिर्फ अनुसूचित जाति का ही इंसान खड़ा होगा, अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब कौन, क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा उम्मीदवार होगा, जो अलग अलग पार्टियां उम्मीदवार खड़ा करेंगी, वो अनुसूचित जाति का ही होगा, वो किसी और दूसरी जाति का नहीं हो सकता। तभी आपने देखा होगा ना कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन खड़े हो सकते हैं? अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लोग ही खड़े हो सकते हैं, बाकी किसी को खड़ा होने का इजाजत नहीं है। नहीं बेटा, विलेज के लिए नहीं, हर किसी के लिए, लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, और आपके स्थानीय चुनाव में भी है, हर जगह पर है ये, हर जगह पर जो है ये है। ऐसा नहीं है सिर्फ गांव के स्तर पर है, हर जगह पर है। आपको हमारी लोकसभा में भी कुछ सीटें जो है वो आरक्षित लोगों के लिए रिजर्व है, और हमारी विधानसभा में भी कुछ सीटें जो है वो आरक्षित हैं कुछ, है ना। तो ये हर जगह पर होता है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, है ना। और ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे कि मान के चलो कि अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, मतलब ये कि किसी फलानी जगह पर, मैंने बोल दिया, इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ा होगा? इस जगह पर उम्मीदवार जो होगा, जिसको लोग वोट देंगे, वो सिर्फ कौन होगा? वो अनुसूचित जनजाति का ही होगा। तो मतलब इसके अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता वहां पे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर वोट भी सिर्फ अनुसूचित जाति के ही डाल सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। वोट देखो, इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते होंगे, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो सामान्य जाति से हो, कोई भी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी हो, वोट सब देंगे इसको। लेकिन खड़ा कौन होगा? देखो, वोट तो सब डाल सकते हैं, वोट डालने की परमिशन सबको है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ खड़ा कौन हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति का इंसान ही खड़ा हो सकता है। वोट कोई भी डाले, वोट समान वर्ग का भी दे सकता है, वोट ओबीसी वर्ग का भी दे सकता है, एससी वर्ग का भी दे सकता है, एसटी वर्ग का भी दे सकता है, वोट कोई भी दे सकता है। समझ में आया? और ये चीज अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है ये चीज, ये चीज बहुत अच्छी है, और ये चीज हमें सबक सिखाती है कि हमें जाति प्रथा को भारत से जड़ से खत्म करना है। जाति प्रथा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा ही करना है हमें। हम सब क्या है सर? हम सब बराबर हैं, किसी को भी जाति के आधार पर नहीं बांटना है हमें। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो, अब बहुत जरूरी चीज आ रही है, तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए। जरूरी चीज क्या है सर? जैसे मैं बात करूं हमारी लोकसभा की, तो लोकसभा में आप देखोगे, लोकसभा में कितनी सीटें थी? कल मैंने बताया था आपको, हमारी जो लोकसभा है, जो कि केंद्र के चुनाव करवाते हैं ना, केंद्र के जो चुनाव होते हैं, है ना, केंद्र के चुनाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एक नाम से और बुलाते हैं, केंद्र के चुनाव को हम बुलाते हैं लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। अच्छा, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, इनमें कितनी सीटें हैं आप देखोगे? कल ही मैंने बताया था आपको, लोकसभा के चुनाव में 443 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 400, हाँ 443 सीटें हैं या नहीं है? फटाफट से बताओ। हाँ, अच्छा, 443 सीटों में से आप देखोगे कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आप देखोगे लोकसभा की सीटों में 543 सीटों में से आप देखोगे 84 सीटें जो है, ध्यान से देखो फटाफट से, 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों से, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के,
है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारे, अगर मैं बात करूं आरक्षण की, हम बात करें तो 80 सीटें जो हैं, 84 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट, और आप देखोगे कि 47 सीटें जो हैं, है ना, ये एसटीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब, है ना, या फिर आप बोल सकते हो अनुसूचित जनजाति, इनके लिए क्या है, इनके लिए आरक्षित है। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा की अगर हम बात करें तो 84 सीटों में से 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, सॉरी 84 सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये कब का है, तो ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। समझ में आया, ये 2019 के आंकड़े हैं कि इतनी सीटें जो रहेंगी। तो आप सोच के देखो कि 84 सीटें ये और 41 ये, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 125 सीटें जो है, यानी कि 543 में से 125 सीटें जो हैं क्या है सर, आरक्षित हैं। और याद रखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, अब अगले जब चुनाव होंगे, अगले जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अरे रुको रुको, अरे रुको, हाँ रुको, ध्यान से देखो फटाफट से। अब एक चीज और है, एक चीज सुनो, अगले जब चुनाव होंगे, यानी कि अगले जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी तो हुए हैं, है ना, अभी 1 साल पहले ही तो हुए हैं, हाँ, अब जब अगले चुनाव होंगे तो अगले चुनाव में आप देखोगे कि 30% सीटें, 30% सीटें लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा में 30% सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो यहां पर याद रखना कि आने वाले टाइम पर आप देखोगे ये वाला नियम पास हो चुका है कि अब लोकसभा और राज्यसभा में भी 30% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए क्या होंगी, आरक्षित होंगी। प्रेजेंट में 543 सीटें हैं बेटा, 543 सीटें हैं, 545 पहले थी ना ना ना, देखो समझो समझो, 545 सीटें हैं, 545 सीटें टोटल हैं, लेकिन पहले जो 2 सीटें हुआ करती थी वो एंग्लो के लिए हुआ करती थी, वो सीटें अभी है नहीं, उनको खत्म कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल में आप देखोगे 543 सीटें ही बची हुई हैं, 545 नहीं है, 545 पहले थी, उनमें से जो 2 सीटें थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी, आरक्षित थी, अब वो रही नहीं, उस पद को ही खत्म कर दिया है ना, कोई भी एंग्लो इंडियन जैसी चीज नहीं है। तो 543 सीटें ही हैं भारत में, समझ में आया। हाँ, 543 में से 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 41 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित हैं। यानी कि इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ा होगा, तो यही जनजातियों के लोग, यही जातियों के लोग खड़े होंगे, बाकी कोई और खड़ा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। चलिए सर, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ। अच्छा, याद रखना ये पूरी जो सीटें जो है ना, ये सीटें जो है वो पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। समझो यहां पे, समझो यहां पे क्या बोल रहा है कि मतलब ये जो सीटें इनको दी गई हैं तो ऐसे ही नहीं है कि उठा के दे दी गई बस, इन जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ये सीटें दी गई है ना, तो इनकी पूरी जो आबादी है पूरे देश में, इनकी पूरे देश में जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में ही इनको मिली है, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के दे दी है। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं, ये पूरी सीटें जो इनको दी गई हैं, ये सीटें पूरी आबादी में जो बटी हुई हैं, है ना, तो ये सीटें कैसे बटी हुई हैं सर, तो इनकी जो आबादी है पूरी आबादी में इन समूहों का जितना हिस्सा है उसी के अनुपात में जो है सीटों को बांटा गया है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जैसे मान के चलो 100 लोग हैं हमारे देश में, अब 100 में से 20 जो लोग हैं वो हमारे एससी एसटी में आते हैं, तो सीटों का भी जो बंटवारा है वो भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है कि जितनी इनकी आबादी है, पूरी आबादी है ना, पूरी आबादी में जितना इनकी आबादी का हिस्सा है उसके ही अनुपात में जो है सीटें इन लोगों में बांटी गई हैं। ऐसा नहीं है इनको ज्यादा सीटें दे दी हैं फिर कम सीटें दे दी हैं, नहीं, इनके आबादी के अनुपात में ही, इनके आबादी का जो रेशियो है इसको अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही इनको जो है सीटें दी गई हैं। समझ में आया या नहीं आया। तो आप देखोगे इस प्रकार हम बात करें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में कुछ नहीं लेती। बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब ये कि अगर मैं बात करूं अनुसूचित जातियों की और जनजातियों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज्यादा सीटें ले ली हैं। ये जो तुम्हें पूरी सीटें दिख रही हैं 125, ये एक्चुअली में इनकी जो जनसंख्या है हमारी उसके अनुपात में ही ये सीटें हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने अन्य समूहों से भी सीटें छीन ली हैं कि हमें दे दो ना, इनकी हमने जनसंख्या के हिसाब से ही इनको सीटें दी हैं। तो जो 125 सीटें दिख रही हैं जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए हैं, है ना, तो वो इनके जनसंख्या के हिसाब से ही हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य समूहों से भी इन्होंने सीटें ले ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, और एक नया टॉपिक हमारा क्या है सर? मतदाता सूची। ये क्या है सर? नया टॉपिक क्या है हमारा सर? तो नया टॉपिक है हमारा मतदाता सूची। अच्छा, अब ये मतदाता सूची क्या होती है सर? है ना, मतदाता सूची क्या होती है? आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। आपने सुना होगा कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो पूरी वोटर लिस्ट निकाली जाती है, और यहां पर आप देखोगे पूरा यहां पर लिस्ट में क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। अब होता क्या है कि हर बारी जब चुनाव होते हैं तो इस पूरी लिस्ट को निकाला जाता है। अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नए नए आ गए हैं, मतलब जिनको जो अब जैसे मान के चलो, अभी क्या, जब अगले लोकसभा के चुनाव होंगे तो तुम भी वोट डालने लायक हो जाओगे। अभी कितने साल के हो तुम लोग? अपनी उम्र बताओ, जितने भी तुम हो अभी अपनी उम्र बताओ अपनी। सारे लोग अपनी उम्र लिखो जल्दी से, देखते हैं कितने जवान हो तुम, कितने कम हो। देखते हैं कितने लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से, कितने लोग अपनी जो है उम्र छुपाएंगे, देखते हैं। थोड़ा सा हम भी देखें जरा, अपनी उम्र लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र के हिसाब से फिर मैं बताऊंगा तुमको कि तुम कब तक जो है वोट डालने लायक हो जाओगे। जल्दी से बताओ फटाफट से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। 15 15 15 50 15 99 13 14। अच्छा, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 13 14 15 के बीच में, मान लिया मान लिया, ठीक है ठीक है। अरे एक लड़का कह रहा है सर हम तो अभी 9-10 साल के हुए हैं। हाँ बेटा, तुम तो ऐसा है, तुम तो जस्ट अभी पैदा हुए हो 1 घंटे पहले हैं, इतने चांटे पड़ेंगे बेटा। उम्र तो छुपा, कम से कम इस एज पे तो उम्र तो छुपानी नहीं चाहिए तुम्हें। ये लड़कियां बड़ी उम्र छुपाती हैं, मैंने सुना है ना? ये क्यों? ये सही बात है। लड़की, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, लड़कियों, जो हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं हमारी, ये तुम बताओ जल्दी से फटाफट से कि क्या तुम अपनी उम्र को छुपाते हो? कि सर हाँ वो छुपाना पड़ता है सर, वैसे भी सर हम क्या है ना, हम थोड़ा सा जवान रहना चाहते हैं लंबे समय तक, तो हम अपनी जानबूझकर उम्र जो है 1-2 साल 3 साल 4-5 साल तो कम बता ही देते हैं सर, क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। सर हमारा जन्म तो 1857 की क्रांति में हुआ था। अरे बेटा, तुम तो हमसे भी आगे निकले। तो दादा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम तो पूरी इतिहास पढ़ के बैठे हो। तुम जाओ यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ चलो कोई बात। अरे नहीं, अरे लड़कियां भाई गर्म हो गई। अरे भाई, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, इतना इतना गर्म मत हो भाई, इतना इतना गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा मत करो। इतना गुस्सा मत करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पे लड़कियां जो हैं बहुत प्यारी हैं, वो कह रही हैं कि सर हम बिल्कुल बिल्कुल अपनी सही उम्र बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बहुत बहुत। अरे ठीक है बस भाई, बस से कर भाई, बस से कर। वो 26 का 26 तो मैं, अरे मैं खुद 26 का हूँ भाई। चलो ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं तुम 14 साल के हो अभी, और तुम ठीक अगले जो लोकसभा के चुनाव आएंगे तो तुम उसमें वोट डालने लायक हो जाओगे। समझ में आया? यानी कि होता यह कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और हर 5 साल बाद क्या होता है, जो हमारी मतदाता सूची निकलती है उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं नए शामिल भी होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हट जाते हैं। किधर हट के कहां जाते हैं? मतलब ये जो टपक जाते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जो मतदाता सूची है उसमें तो कई सारे जो लोग होते हैं 5 साल में मर गए होंगे भाई, है ना, टपक लिए होंगे, वो तो चले गए होंगे छोड़कर, तो उनका नाम जो है मतदाता सूची में हटा दिया जाता है। और जो भी जो लोग नए नए आए हैं, जो नए नए 18+ के हुए हैं, 18 या 18 साल से ऊपर के हुए हैं, यानी कि जो वोट डालने लायक हो गए हैं, उनका नाम जो है उस मतदाता सूची में जो है लिख लिया जाता है। समझे या नहीं समझे? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हारी? इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हारी? ये बताओ। सर आज मेरा बर्थडे है, तेरा की हो गई हूं। अच्छा अनुष्का बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, और साल में दिन हो 50,000। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मतदाता सूची के बारे में। ये एक कैसी सूची है जहां पर जितने भी मतदाता हैं, यानी कि जितने भी 18 या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके नाम जो है इसमें लिखे होते हैं, और जो वोट डालने लायक हैं, यानी कि जो अगले चुनाव आएंगे उसमें वो वोट डालेंगे। क्लियर हुआ? अब इस सूची की खासियत ये होती है कि जब हर बार चुनाव होते हैं तो सूची को अपडेट किया जाता है। जैसे आप अपने ऐप को, जो तुम्हारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम जो है, व्हाट्सएप जो है, उसको अपडेट करते हो ना, हाँ, जब उसमें कुछ बदलाव आते हैं तो ऐसे ही आप देखोगे इस सूची को भी अपडेट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अब इस सूची में क्या होता है, सूची में बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जिनके नए नए नाम जुड़े हैं। जैसे कि मैं तुम्हारी बात करूं, अब भैया तुम्हारा नाम जो है वो मतदाता सूची में नहीं लिखा होगा, लेकिन जब तुम 18+ के हो जाओगे तो तुम्हारा नाम भी उसमें लिखवाना पड़ेगा कि भैया तुम भी वोट डालने लायक हो गए हो। ऐसे कई सारे जो लोग होंगे वो वोट नहीं डाल सकते, या फिर वो लुढ़क गए हैं, चले गए भगवान के पास, उनका नाम हटाना भी पड़ता है भाई। हमें पता तो होना चाहिए कितने जो लोग थे जिन्होंने पिछली बारी वोट दिए, लेकिन वो इस बारी वोट नहीं दे पाएंगे, चले गए भाई दुनिया छोड़ के।
समझ गए? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम आप जो है किसका इस्तेमाल करते हो, मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हो। समझ में आया? चलिए अब देखना, ध्यान से देखो फटाफट से। एक बारी क्या हो जाए, जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब क्या हुआ, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है। अच्छा, अब जैसे मान के चलो ये तय हो गया चुनाव कब होने हैं, और तुम्हारा निर्वाचन क्षेत्र का भी फैसला हो गया कि भाई ये जो है तुम्हारा पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, यहां पर मान के चलो 5 लाख लोग रहते हैं, 5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, मान के चलो, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या तय होगा कि अब भाई ये क्या, ये हमारा एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर कितने लोग रहते हैं सर, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर 5 लाख लोग जो है ऐसे हैं जो वोट दे सकते हैं। ठीक है सर, 5 लाख की टोटल आबादी है, 5 लाख की क्या टोटल आबादी है। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा हमें कि ये जो 5 लाख की टोटल आबादी है, इसमें से कौन कौन जो है वोट दे सकता है। क्या दे सकता है सर, वोट दे सकता है, और कौन कौन वोट नहीं दे सकता। समझ में आया? अच्छा, यानी कि हमारे पास टोटल आबादी है 5 लाख की। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भैया 5 लाख की आबादी है, आने वाले टाइम पर चुनाव होंगे, अब इन 5 लाख की आबादी में कौन कौन सा जो लोग है, कौन कौन से जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और याद रखना इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाता, मतलब ऐसा है इसको ना हल्के में नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है इनको अंतिम दिन तक छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक एक वोट जो है बहुत कीमती होता है भाई। तो ऐसा नहीं है कि इस फैसले को कि भाई कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता, इसकी पूरी सूची बनाई जाती है, और इसी सूची को हम क्या बोलते हैं, इसी सूची को हम मतदाता सूची बोलते हैं कि कौन वोट डालने लायक है कौन नहीं है। तो इसको अंतिम दिन तक नहीं छोड़ा जाता, मतलब इसमें जो है कोई भी, है ना, आप बोल सकते हो कोई भी लापरवाही नहीं की जाती। अच्छा ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं, आगे आप देखोगे कि एक लोकतांत्रिक चुनाव की अगर हम बात करें, उसमें आप देखोगे मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है। मतलब मान के चलो चुनाव है अगले साल, तो आप देखोगे चुनाव आने से बहुत टाइम पहले, महीने 2 महीने 1 साल पहले आप देखोगे पूरी एक सूची तैयार कर ली जाती है। और इस सूची में आप देखोगे जो भी व्यक्ति चुनाव के योग्य होता है, चुनाव मतलब चुनाव में वोट देने के योग्य होता है, उनका सबका जो है इसमें नाम लिखा जाता है। और आप देखोगे इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आम बोलचाल में से वोटर लिस्ट भी बोलते होंगे। तो तुम्हारे गांव में जब चुनाव होते हैं तुमने देखा होगा पूरी वोटर लिस्ट निकाली जाती है, और उस पूरी वोटर लिस्ट में यही देखा जाता है कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। समझ में आया ना? हाँ, तो आई होप इतनी चीज क्लियर होगी, समझ में आया? हाँ, तो मतदान रखने के योग्य, अब जैसे मानी चलो 5 लाख की आबादी है, अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 प्लस नहीं हुए होंगे। क्लियर हुआ? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मर गए होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वोट डाल ही नहीं सकते, बूढ़े बहुत हो चुके हैं। अब ऐसा, अब हमने लिस्ट बनाई पूरी कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं, जिसमें से 2.5 लाख जो है वो वोट डालने लायक नहीं है। और वोट डालने लायक कितने हैं? 2.5 लाख लोग। अब 2.5 लाख की पूरी जो है सूची तैयार की जाएगी, और इसी सूची को हम क्या बोलते हैं सर, इसी सूची को हम बोलते हैं मतदाता सूची, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मतदाता सूची बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा इसको हम वोटर लिस्ट भी बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट से बोलो। अच्छा, ये आप देखोगे, फटाफट से देखो। अच्छा, अब तुम्हें वोट डालने के लिए क्या चाहिए? आपके पास वोट डालने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज क्या है भाई? वोटर आईडी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वोटर आईडी। ये वोटर आईडी क्या है? जो आपको वोट डालने का अधिकार दे रही है, वोटर आईडी। अब आप जब चुनाव में जाते हो, जब आप चुनाव में जाते हो, जब चुनाव में आप वोट डालने जाते हो, तो तुम्हारे पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। पैन कार्ड भी हो, आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी हो, वो सब, कोई भी एक आईडी प्रूफ हो कि आप उस इलाके में रहते हो। जैसे मान के चलो तुम किसी भी इलाके में रहते हो, यूपी के कहीं भी, किसी भी इलाके में आप रहते हो, तो आपके इलाके में जब चुनाव होंगे तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, आपका कोई पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो वो आईडी प्रूफ दिखाकर ही आप जो है उस इलाके में जो भी उम्मीदवार है उसको आप वोट डाल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फोटो पहचान पत्र की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फोटो पहचान पत्र की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखोगे हर मतदाता को वोटर पहचान पत्र बनवाने होते हैं, है ना। यानी कि क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, देखो पहचान पत्र भी, अगर कोई नॉर्मल भी पहचान पत्र है, तुम्हारे पास आईडी प्रूफ है, आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी एक तरीके से पहचान पत्र का काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप 18 प्लस हो और आप उस क्षेत्र में रहते हो, एक प्रूफ के तौर पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, वोटर आईडी होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा प्रूफ है, आपका पैन कार्ड है, 18 प्लस के जब हो जाओगे तो आपका लाइसेंस भी मिलेगा, है ना। अब 18 साल के ऊपर के हो तुम, तो तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारा एक पहचान पत्र है, तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के भी तुम वोट डाल सकते हो। समझ में आया? तो आपके पास कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए, जरूरी नहीं है यही हो।
ये हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया होता ही है कि जब मतदाता सूची बन जाती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितने भी मतदाता हैं उनका क्या बनता है, उनकी वोटर आईडी बनती है सर। उनकी क्या बनती है, वोटर आईडी बनती है। अच्छा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर वोटर आईडी नहीं है तो कोई भी पहचान पत्र चलेगा, कोई भी पहचान पत्र दिखा सकते हो तुम। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तुम्हारा राशन कार्ड हो गया, तुम्हारा पैन कार्ड हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी एक तरीके से आपका पहचान पत्र की तरह ही काम करेंगे। उसमें सिर्फ ये पहचान होनी चाहिए कि आप 18+ हो और आप उधर उधर के रहने वाले हो, आप तभी आप जो है वोट डालने के लायक हो। क्लियर हुआ? अच्छा, अदरवाइज आप देखोगे तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपको क्या बना के देता है, एक वोटर आईडी बना के देता है ना। क्लियर हुआ? इस वोटर आईडी में आप देखोगे कि देखो ये क्या, ये कौन है, अरे सर ये तो हमारा दोस्त है, अरे ये तो हमारे दोस्त हैं। दोस्त कौन है तुम्हारा, ये पहचानते हो, ये तुम्हारे अमित भैया हैं, पता है तुम्हें? हाँ अमित भैया, हम ही है ये, अरे हम ही है ये। क्या हुआ अबे, हैं? हम ही है ये, पहचान नहीं पाएगा हमको, हैं? अबे क्या हुआ अबे, या पहचाने नहीं क्या हमको, ये बताओ पहले। पहचाने नहीं, सच में नहीं पहचाने? बहुत पिटाई करेंगे बेटा, पहचाने नहीं तो, है बे? मैं, अच्छा मेरा दोस्त है, काहे हमारे दोस्त की बेइज्जती ही कर रहे हो यार, काहे हमारे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो? अरे कोई बात नहीं कि सर अमित सर आप तो बहुत हैंडसम दिखते हैं, ये तो बंदर जैसा लग रहा है, ये तो लंगूर जैसा दिख रहा है, लंगूर को चश्मा पहना दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, ये क्या है सर, ये आपका एक तरीके से है ना मतदान फोटो पहचान पत्र है। इसमें क्या होता है, अब ये पहचान पत्र लेके जब आप जाओगे है ना वोट डालने के लिए, तो आप ये बस दिखाओगे और आपको जो है परमिशन मिल जाएगी वोट डालने की। क्लियर हुआ? यानी कि आप देखोगे ना आपके घर में भी जब लोग वोट डालने जाते होंगे तो ये पहचान पत्र लेके जाते हैं, कोई ना कोई पहचान अपनी आईडी जो है वो लेके जाते होंगे, या तो वो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी लेके जा सकते हैं, और ये दिखाओगे आप तो आपको बूथ में एंट्री मिल जाएगी, और अपने जो भी आपका फेवरेट उम्मीदवार है उसको वोट डाल के आप आ जाइए। समझ में आया? यही होता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं सर? अब हम भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में जो है बात कर लेते हैं। कर लें बात? चलिए बहुत अच्छी बात। सबसे पहले क्या होता है, मतलब चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें, चुनाव होते कैसे, किस प्रकार होते हैं चुनाव, चुनाव कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब मान के चलो चुनाव होने किसी भी जगह पर अलग अलग पार्टियां खड़ी होती हैं, और अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार जो होते हैं, जिनसे उन्हें उम्मीदें होती हैं कि भाई ये इंसान जो है हमें चुनाव जिताएगा, वो खड़े होते हैं। अब ये पूरी जो प्रोसेस है सर, ये कैसे होती है, पूरी प्रक्रिया जो है, पूरी प्रोसेस जो है होती कैसे है सर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। चलो ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है उम्मीदवार का नामांकन। उम्मीदवार कौन है, मतलब जो चुनाव में खड़ा हो रहा है ना, जो चुनाव में खड़ा हो रहा है और जो जीतेगा वो विधायक बनेगा, तुम्हारे गांव का प्रधान बनेगा, है ना, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो ये वही उम्मीदवार है जिसको पार्टी जो है खड़ा कर रही है। अच्छा, आप देखोगे जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है, मतलब जब हमारा चुनाव आयोग जो है, जब हमारा चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीख की घोषणा कर देता है, तो फिर क्या करता है वो, तो भैया उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करना पड़ता है। मतलब ये कि अब चुनाव आयोग जो है क्या कह रहा है कि भैया आप देखो ऐसा है, फलानी डेट पर जो है इलेक्शन है, फलानी डेट पर जो है विधानसभा की इलेक्शन है, और अब जो पार्टियां हैं, अलग अलग दल जो हैं, वो अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मतलब ये कि अब आप किन किन लोगों को टिकट देने वाले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चुनाव आयोग को उन व्यक्तियों के नाम देने होंगे जो व्यक्ति आगे आने वाले चुनाव में खड़े होने वाले हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है तो हर एक पार्टी को अपने उम्मीदवारों की नामांकन दाखिल करना पड़ता है कि भैया हमारी साइड से इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार खड़ा होगा, इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार खड़ा होगा, इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार खड़ा होगा। जो अलग अलग दल है वो अपने उम्मीदवारों के जिन जिन अपने कैंडिडेटों के नाम जो है दाखिल करवाते हैं। ठीक है, जैसे तुम स्कूल में एडमिशन करवाते हो, नहीं करवाते, है ना, तो एडमिशन जब करवाते हो तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि भैया हम अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, नामांकन करवाने जा रहे हैं, तभी तो स्कूल में एडमिशन होगा। तो ऐसे ही इनका भी एक तरीके से दाखिल करवाना पड़ता है, तब जाके जो है चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुना जाता है तो इसे आम बोलचाल की भाषा में पार्टी का टिकट मिलना बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, या देखो अब होता क्या है, चुनाव में या तो तुम निर्दलीय खड़े होगे, यानी कि मतलब तुम अकेले खड़े हो रहे हो, तुम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो। देखो दो तरह के होते हैं, आप चुनाव में दो तरीके से खड़े हो सकते हो कि मान के चलो कि आप या तो क्या हो, निर्दलीय खड़े हो रहे हो। निर्दलीय मतलब आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, आप अकेले हो, अकेले भी आप चुनाव में खड़े हो सकते हो।
कि भैया आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, आप अपने इलाके में बहुत ज्यादा विख्यात है, बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर बहुत ज्यादा है आप, तो आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, ना ही बीजेपी से, ना ही कांग्रेस से, ना ही सपा से, बसपा से, किसी पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप निर्दलीय खड़े हो रहे हो, अकेले खड़े हो रहे हो, तो आप जाओगे और अपना नामांकन करवाओगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कि आप बीजेपी के हैं सदस्य हैं, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, आप सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, तो आप जिस भी पार्टी के हैं, तो यहां पर क्या बोलते हैं, जिस भी पार्टी के आप सदस्य हैं, अगर वो पार्टी आपका नाम क्या कर रही है सर, नामांकन कर रही है, अगर कोई भी पार्टी आपका आपका जो नाम है वो रजिस्टर करवा रही है, दाखिल करवा रही है, आपका नामांकन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि अरे हमारे जो चचा है ना, इनको क्या बोलते हैं, मैनपुरी का टिकट मिल गया है बे, मैनपुरी का टिकट हमारे चाचा को मिला है और इटावा का टिकट मिला है हमारे दादाजी को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इटावा क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ रहा है, फलानी पार्टी से, तुम्हारे दादाजी। मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, बताओ बताओ बताओ, हाँ तुम्हारे चाचा जी लड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे चाचा को, हमारे दादाजी को टिकट मिल गया। इसका मतलब सिंपल सा होता है, टिकट मिलने का मतलब क्या होता है कि फलानी जगह से खड़ा कौन हो रहा है, फलानी जगह से वो खड़े हो रहे हैं, फलानी जगह से वो खड़े हो रहे हैं, तो इस पार्टी का टिकट किसको मिल गया है, तो फलानी जगह से बीजेपी ने किसी फलाने आदमी को टिकट दे दी है, इसका मतलब उसने अपना उम्मीदवार चुन लिया है। समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हुई तुम्हें, क्लियर होगी ना, हाँ इतनी चीजें क्लियर हो गई, फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, हाँ ये बताओ फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हो गई। हाँ तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि जब किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक कोई भी उम्मीदवार जो है, जो किसी राजनीतिक पार्टी से अपना संबंध रखता है और किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसको चुना जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि फलाने क्षेत्र से तुम खड़े होगे चुनाव में, तो उसका हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये बोलते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि कोई भी क्षेत्र का नाम लो आप, मान के चलो आप नाम लो किसका किसका, मान के चलो किसी भी जिले का नाम लो आप, किसी भी जिले का, बुलंदशहर का नाम लो। अब बुलंदशहर का टिकट जो है किसको मिल गया, बुलंदशहर का टिकट जो है बीजेपी से रामलाल को मिल गया, तो उसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि बीजेपी ने टिकट किसको दिया, बीजेपी ने किसका नामांकन किया है, तो रामलाल जी का नामांकन किया है और बुलंदशहर से वो खड़े होंगे, तो अब जो चुनाव आएंगे तो बुलंदशहर से कौन खड़ा होगा, रामलाल जी, और उनको टिकट किसने दी, बीजेपी ने। समझ में आया, यानी कि मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, हाँ इतनी चीज क्लियर हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है। नामांकन फाइल करते समय उम्मीदवार को कुछ जानकारी और एक जमानत राशि जमा करवानी होती है, तो सिंपल सी बात है, जब क्या होता है, जब किसी भी कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, जब किसी भी कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, तो उस कैंडिडेट को अपनी सारी जो जानकारी है, जिसमें आप देखते होंगे ना, आपने देखा होगा कि वो जानकारी में उसकी पूरी संपत्ति, उसके पास कोई केस वेस तो नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, भाई कितना पढ़ा लिखा है वो, तो तभी तुम देखते होगे ना कि वो फलाना नेता जो है वो 12वीं फेल है या 12वीं पास है, सिर्फ 12वीं पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन तो नहीं हुई उनकी। और आप ये भी देखते होगे उनकी संपत्ति कितनी है, भाई 12वीं पास है लेकिन संपत्ति करोड़ों की है उनके पास, तो आप देखोगे पूरी संपत्ति नहीं लिखवाते अपनी, क्योंकि जब चुनाव आयोग में दाखिला करवाते हैं तो इनको चुनाव आयोग को अपनी सब कुछ, अपना जो भी उनकी निजी चीजें हैं वो बतानी पड़ती हैं कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तुम्हारी बीवियां कितनी है, नहीं बीवी तो एक ही होगी, हाँ तो तुम्हारे घर में कौन कौन है, समझो थोड़ा, ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी संपत्ति कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, तुम्हारे खिलाफ कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, कितने मर्डर किए हैं तुमने, कोई केस वेस आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा तुम्हारे खिलाफ, तो सारी जो चीजें हैं वो तुमको किसको बतानी पड़ती हैं, चुनाव आयोग को। तो मतलब ये कि तुम जिस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हो और उस पार्टी ने तुम्हारा नाम दिया है चुनाव आयोग को कि भैया हम अपने कैंडिडेट को इस क्षेत्र से उतार रहे हैं, इस क्षेत्र से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो उसकी सारी जानकारी जो है किसको देनी पड़ती है, सारी जानकारी जो है वो किसको देनी पड़ती है, चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। क्लियर हुआ, अच्छा कौन कौन सी जानकारी होती है, तो आप देखोगे उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, कि भैया जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, सुनो ध्यान से, जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा क्रिमिनल के, तो आपने देखा होगा, आपने देखा, मैं तुम्हें डेटा देता हूं, हमारे देश में 70% से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है। सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कितनी है, मतलब ये ना सिर्फ उम्मीदवार की, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वालों की संपत्ति कितनी है, वो भी, उसका भी विवरण देना पड़ेगा। और आप देखोगे कि जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, मतलब कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या हुआ, कितना पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा कितना है, कितना पढ़ा है वो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारी जानकारी जो है उसको देनी ही देनी पड़ेगी। अच्छा अब बात कर लेते हैं, देखो अब हुआ क्या, अब हमारी ये हुई स्टोरी कि भैया आप देखो ऐसा है कि हमारी एक पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, यानी कि उनको टिकट दे दी है,
और वो जो है आप चुनाव लड़ने वाले हैं। अब चुनाव लड़ने से पहले क्या होता है, अब चुनाव लड़ने से पहले आप देखते हो बहुत ज्यादा प्रचार प्रचार होता है। आपने देखा होगा हमारे पिता पीछे मोदी जी खड़े हुए हैं और ये जो है अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं भाई, अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जनसभाएं कर रहे हैं भाई, है ना। तो जैसा कि हरियाणा के चुनाव में हुआ था, अलग अलग रैलियां हुई थी, अलग अलग जनसभाएं हुई थी। तो हमारे जो मोदी जी हैं या फिर दूसरे पार्टी के नेता जो हैं वो सब क्या करते हैं, वो आप देखोगे चुनाव से पहले बहुत अच्छे से प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कर देते हैं नहीं कर देते, आप बताओ। चुनाव जो है आप देखोगे चुनाव का प्रचार किया जाता है। हर पार्टी क्या करती है, हर पार्टी चुनाव का प्रचार करती है। हर पार्टी क्या करती है, चुनाव का प्रचार करती है। बेटा इतना समझ में आ गया आपको, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, तो हर पार्टी की हम बात करें, मतलब कोई भी पार्टी है जो चुनाव में खड़ी हो रही है, तो सब क्या करते हैं, सब जो है चुनाव का प्रचार करते हैं, सब अपनी पार्टी की अच्छाई करते हैं, सामने वाली पार्टियों पे तंज कसते हैं भाई, बुराइयां करते हैं, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो ये सब जो है चुनाव में चलता है। क्लियर हुआ। अब एक काम करो, बहुत टाइम हो गया, अब एक काम करते हैं हम थोड़ा सा जो है, हाँ फटाफट से कुछ तुम्हारे लिए क्विज लेके आए हैं, इन क्विज को करो, तुम्हारा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। कि सर बहुत बोर कर देते हैं, मूड फ्रेश नहीं होता सर, इतना ज्यादा बोर कर देते हैं, इतनी ज्यादा थ्योरी है सर, कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, तुम जल्दी से क्या करो, जल्दी से जो है क्वेश्चन करो फटाफट से। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है, 16, 18, 21, 25। अब ये गलत मत करना, बहुत इसमें मैं चाहता हूं दिल से, मैं दिल से चाहता हूं कि भैया यहां पर 90 प्लस जो लोग हैं वो जो है सही आंसर है। 90 प्लस लोगों ने अगर सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाऊंगा, मजाक से हट के बता रहा हूं, एक गाना गा के सुनाऊंगा। बोलो बोलो जल्दी से फटाफट से, 90 प्लस हुआ तो गाना सुनाएंगे हम तुम्हें। चलो ठीक है, समय हुआ समाप्त। तो भैया सबको पता है वोट डालने की उम्र जो है 18 है, तो ऑप्शन में बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ओ हो, अब गाना सुनाना पड़ेगा क्या है, गाना सुनाना पड़ेगा क्या, गाना सुनाना पड़ेगा। अरे यार ये मत करो यार, हम तो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए यार हैं। अबे ये मत करो। तो ये किन्ने, पार्थ, वर्षा, विष्णु, देव, अम्बरीश, सक्षम, सागर, आयुष, अनुष्का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला है जो कोई तूफान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। अरे पुराने गाने गाते हैं, अब वो थोड़ा गाएंगे सैयां रे तू तो बदला नहीं है। अरे भैया क्या मचा रखा है तुमने बे, सैयारा तो हम, अरे इतने लोअर स्टैंडर्ड नहीं है हमारे कि सैयारा मूवी के गाने वाने गाएंगे यार। क्या पुराना गाना था इतना बढ़िया, उस गाने को तुमने बिल्कुल पता नहीं क्या कर दिया। ये पुराना गाना है, कॉपी किया है इन्होंने, कॉपी कैट है। चलो ठीक है, काम करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, चुनाव प्रचार के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जब चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें हाँ क्या भाई, अरे सैयारा सैयारा क्या, सैयारा सैयारा लगा रखा है तुमने भाई, मूव ऑन कर जाओ भाई, सैयारा से बाहर चले जाओ, दूसरी मूवी रिलीज हो गई है उनको देखना शुरू करो, वरना सैयारा के चक्कर में तुम्हारा यहां पर सैयारा हो जाएगा। मजाक से हट के बता रहे हैं। हाँ कमल सर हमारे भाई तो नहीं है, भाई जैसे हैं लेकिन, हाँ भाई जैसे हैं हमारे। और हाँ पार्टी वार्टी ली तुमने कमल सर से, ये बताओ पहले, अरे ये बताओ पार्टी वार्टी ली है कमल सर से नहीं ली, हाँ वरना गोली दे देंगे सर भी। बेटा हम कहते हैं उनसे पार्टी लो, तुम जितने की कार है उसका 10% तो खर्चा करना चाहिए उनको, क्या लगता है तुम्हें। हाँ तो 10% खर्चा तो करना चाहिए यार कमल सर को, बोल दिया करो भैया, छोटे भाई बहन जैसे हो तुम उनके, हक से बोला करो, अरे सर ऐसा है देखो पढ़ते हैं हम तुमसे, और कार लिए हो तो पार्टी दो चुपचाप, है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब चलो एक काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा। पढ़ाई ये है, चुनाव प्रचार के बारे में हम बात कर लेते हैं, चुनाव प्रचार के बारे में हम बात करें। हाँ तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसको अपनी सारी जानकारियां जो है चुनाव आयोग को देनी पड़ेंगी। मतलब जो भी पार्टी या तो अपने कैंडिडेट का नामांकन फाइल कर रहा है या फिर कोई भी बंदा अपना निर्दलीय खड़ा हो रहा है,
तो उसको सारी जानकारियां जो है वो चुनाव आयोग को देनी पड़ेंगी। चुनाव आयोग हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या है सर, चुनाव करवाने का। ये एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर किसी की कोई बंदिशें नहीं है, मतलब ये सरकार के अंडर में नहीं आती, ये अलग जो है अलग से काम करती है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अच्छा, पार्टी की अगर मैं बात करूं, पार्टी के उम्मीदवारों की मैं बात करूं, और आप देखोगे जो भी वो अपने कार्यक्रम करते हैं, जो भी अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं, वो आप देखोगे वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से प्रचार में उनका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हर पार्टी क्या करती है, हर पार्टी जो है क्या करती है, चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती है। अब उस घोषणा पत्र में आप देखते हो क्या लिखा होता है, जो भी पार्टी जब वो जीत जाएगी, जब वो सत्ता में आएगी, तो कौन कौन से कदम उठाएगी। जैसे आप देखते हो ना, हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग घोषणा पत्र होता है। कोई कहती है पार्टी जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम ये करवा देंगे, हम गरीबी हटा देंगे, है ना, हम जो है जम्मू कश्मीर का जो वो भाग जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है जो अपने में मिला लेंगे, हम ये मंदिर बनवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो हर एक पार्टी की मैं बात करूं तो हर एक पार्टी अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरीके की घोषणा करती है कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो ये सारी घोषणाओं पे वो है काम करेंगे, उनकी पार्टी काम करेगी। क्लियर हुआ ना। तो पार्टी और उम्मीदवार अपने कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए क्या करते हैं भाई, प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, जिसमें वो तरह तरह के जो है जनता से क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं, है ना, कुछ वादे पूरे हो जाते हैं और कुछ वादे पूरे नहीं होते। क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा अगर हम बात करें इसमें आप देखोगे जो अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी जनसभाएं करते हैं। आपने देखा होगा, है ना, बड़े बड़े लोग आते हैं, मीडिया वालों को बुलाया जाता है, भीड़ आती है, हजारों की भीड़ आती है, और फिर इन हजारों की भीड़ में आप देखोगे नेता लोग आते हैं भाई। और नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग आप देखोगे बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, नुक्कड़ सभाएं होती हैं। आपने देखा होगा जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें बहसें चलती हैं, किस पार्टी को कितने वोट देने चाहिए, कितने वोट मिलने के आसार हैं, कौन सी पार्टी जो है इस बारी मजबूत है ना। मोहल्ले में सभाएं हो रही हैं और इन सभाओं को टीवी पर दिखाया भी जाता है। आप देखोगे आपके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स मिल जाती हैं। होर्डिंग्स जानते हो ना, जिसमें नेताजी ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े के, बड़ी सी होल्डिंग है, बड़ा सा छपा हुआ है, वो होर्डिंग है, उसको हम होर्डिंग बोलते हैं, है ना। वो भी एक तरीके से प्रचार करने का तरीका होता है ना। आपने देखा होगा होर्डिंग्स का मतलब समझ में आया या नहीं आया, है ना, कि इतना बड़ा, ये देखो ये खंबा लगा हुआ है आपके बाजार, आप जैसे बाजार में जाते होगे ना, आपने देखा होगा ये खंबा लगा हुआ है और इस खंबे में बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है ना। और इसमें हमारे जो नेताजी हैं वो खड़े हुए हैं, है ना। और इसमें अलग अलग दो चार नेता जो हैं इधर खड़े होते हैं नीचे, है ना, ये इनके सेवक हैं। क्लियर हुआ। और यहां पर बोला जाता है इस फलानी पार्टी को वोट दो। आपने ऐसी, है ना, ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, ये क्या होती है सर, ये सड़क बनी हुई है, तुम यहां से जाते हो और तुम डेली जो है क्या देखते हो, डेली देखते हो उसको, तो इसको हम बोलते हैं होर्डिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम होर्डिंग्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा चुनाव के समय पे जो है अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो है लगवा देती हैं, है ना, विज्ञापन करती हैं भाई कि भैया अलग अलग पर्चे वगैरह छपे हुए मिल जाते हैं, बैनर छपे हुए मिल जाते हैं, पोस्टर पैम्पलेट वगैरह सब कुछ जो है तुम्हें इस टाइम पर बाहर जब जब तुम जाते हो तुम्हें दिख जाता है। दिख जाता है नहीं दिख जाता है, ये बताओ, दिखता है नहीं दिखता, फटाफट से बताओ जल्दी से, दिखता है या नहीं दिखता, फटाफट से बताओ, है क्लियर हुआ, दिखता है या नहीं दिखता, फटाफट से बताओ जल्दी से। और देखो आगे हम बढ़े, आगे हम बात करें चुनाव प्रचार के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चीजों को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब देखो चुनाव प्रचार के दौरान आप होता क्या है कि अब देखो चुनाव प्रचार तो किसी भी तरह का हो सकता है, मैंने आपको बताया था। पार्टियां क्या करती हैं चुनाव प्रचार के दौरान, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो हुआ क्या, हमारे चुनाव आयोग ने क्या किया है, हमारे चुनाव आयोग ने आप देखोगे अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं। आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, डेट का अनाउंसमेंट होता है, उससे ठीक पहले क्या हो जाता है, इससे ठीक पहले आप देखोगे आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता में हमें क्या करना पड़ता है, आचार संहिता में का मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि चुनाव आयोग अलग अलग पार्टियों को बोल रही है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो है थोड़ी सी, है ना, एक तरीके से अपने आचरण को मेंटेन करना पड़ेगा। तुम्हें सारे जो है तुम्हें एक तरीके से, है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो होता है ना, एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, एक आचरण जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम ना करो जो कि किसी भी चीज के खिलाफ हो, है ना, ऐसा काम ना करो जो कि चुनाव के खिलाफ हो, चुनाव के आचरण के खिलाफ हो। तो यहां पर चुनाव आयोग जो है वो अलग अलग तरीके से आप देखोगे, है ना, प्रतिबंध लगा रखा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टियां जो होती हैं, आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पर शराबें बंटती हैं, घरों में साड़ियां बांटी जाती हैं, पैसे बांटे जाते हैं। तो ये यहां पर साफ साफ मना है कि अगर कोई भी पार्टी ऐसा करते हुए पकड़ी गई तो उसको चुनाव आयोग जो है उसको क्या कर देगी, ब्लैक लिस्ट कर देगी। ऐसा वो होता नहीं है, लेकिन आप देखोगे चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर रखा है ये सब करने के लिए, साफ साफ ये सब कोई नहीं करेगा। तभी आप देखते हो ना आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता में यही होता है कि सब कुछ मनाही हो जाती है कि तुम कोई प्रचार नहीं करोगे, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे, कोई भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे जो चुनाव के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ है।
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझो। यहाँ पे आप देखोगे वोटरों को रिश्वत, है ना, वोटर जो है यानी कि जो वोट डालेंगे उनको ना रिश्वत दो और ना ही धमकी दो कि भैया सुन हमको ही वोट दियो, नहीं दोगे तो मार डालेंगे, तो ये सब धमकी वगैरह नहीं देनी और ना ही उनको रिश्वत देनी है। धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। अब ये आचार संहिता जब लागू हो जाती है, जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो आप देखोगे ये सारे काम तुमको नहीं करने होते, है ना। और ये बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं, मतलब बिल्कुल इन पर जो है हमारा जो चुनाव आयोग जो है कहता है कि तुम्हें ये काम तो बिल्कुल नहीं करने, तुम्हें धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगने। तुम पता चले कोई भी मंदिर मस्जिद चले जाओ, कोई भी गुरुद्वारे चले जाओ, तो वहां पर, है ना, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हो, तो ऐसा तुम्हें जो है नहीं मांग सकते। आप देखोगे चुनाव प्रचार के लिए जो है सरकारी संसाधन का जो है उपयोग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने चुनाव के लिए क्या कर रहे हो, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। आम बात करें, लोकसभा के चुनाव के लिए 25 लाख रुपए से अधिक और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना मना है। मतलब आप देखोगे लोकसभा के चुनाव के लिए आप 25 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते, और आप देखोगे ना विधानसभा के चुनाव के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च आप नहीं कर सकते, इतना ही खर्च कर सकते हो। क्लियर हुआ। और देखो अच्छा फिर क्या होता है, अब देखो ये आचार संहिता लग गई। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, आचार संहिता का मतलब जैसा आपने देखा होगा, चुनावी आचार संहिता का मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ता है कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख को घोषित कर देता है, यानी कि मान के चलो चुनाव आयोग ने बोला कि आने वाले 11 अगस्त को चुनाव है। चुनाव आयोग ने क्या बोला, आने वाले 11 अगस्त को चुनाव है। अब चुनाव आयोग ने बोल दिया कि 11 अगस्त को चुनाव है, तो जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है वैसे क्या होता है, वैसे ही चुनाव आयोग क्या करता है, जो हमारा चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से आचार संहिता जो है लागू कर देता है। अब सर इस आचार संहिता में होता क्या है, अब यहां पर जब जैसे ही आचार संहिता लागू होती है तो आचार संहिता में आप देखोगे कुछ चीजों पर बिल्कुल प्रतिबंध लग जाता है। कौन कौन सी चीजों पर, पहली चीज ये है कि चुनाव प्रचार के लिए पूजा के स्थल का उपयोग नहीं होगा। जैसा आपने देखा होगा ना कि जहां भी पूजा होती है, किसी की बात करूं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उस जगह पर आप जो है धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगोगे। दूसरी चीज क्या है, अब देखो यहां पर आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि आचरण को क्या रखना, मेंटेन रखना, कि किसी भी चुनावी पार्टी की हम बात करें तो उसको क्या करना है, उसको हर एक आचरण को जो है अपनाना है चुनाव से पहले। क्लियर हुआ ना, ये सारी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो हर एक पार्टी को क्या करना, हर एक पार्टी को आचरण में रहना है और एक तरीके से अनुशासन को मेंटेन करना है हर पार्टी को, इसलिए इसको बोलते हैं आचार संहिता। ये कौन लगाता है सर, ये लगाता है हमारा चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग बोलता है कि पहली बात तो तुम्हें किसी भी पूजा स्थल पर चुनाव का प्रचार नहीं करना। चुनाव प्रचार के लिए आपको जो है कोई भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करना, आप किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ना ही कोई सरकारी अधिकारी का, ना ही कोई सरकारी विमान का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सबको दूर रखो। अच्छा ठीक है, किसी भी परियोजना की शिलान्यास और किसी भी बड़ी योजना की घोषणा। अब सुनो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो अभी कोई ए पार्टी है, कोई अभी कोई एक पार्टी है। अब ए पार्टी क्या थी, ए पार्टी की सरकार थी, ए पार्टी की सरकार थी, ए पार्टी की सरकार थी। अब हुआ क्या, 5 साल हो गए, 5 साल हुए, अब क्या होगा, 5 साल, ये 5 साल हो गए और अब किसका टाइम आ गया, अब चुनाव का टाइम आ गया, चुनाव का टाइम आ गया। अब यहां पर रूल ये होते हैं कि जब तक कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत जाती तब तक ए पार्टी की ही सरकार रहेगी। अब हुआ क्या, अब जैसे ही चुनाव का वक्त आया तो ए पार्टी ने क्या बोला, ए पार्टी ने जैसे ही चुनाव का वक्त आया एक बड़ी सी योजना का शिलान्यास कर दिया कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो जितने भी किसान हैं उनके कर्जे माफ कर देंगे। तो यहां पर इसकी मनाही है बिल्कुल कि चुनाव, जैसे ही चुनाव की डेट निकल आती है, जैसे ही चुनाव आयोग जो है क्या करता है, चुनाव की तारीखें निकाल देता है, वैसे ही आप देखोगे कोई भी पार्टी किसी भी बड़ी परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकती। मतलब कोई भी बड़ी योजना का यहां पर वादा नहीं कर सकती, घोषणा नहीं कर सकती। क्योंकि सोच के देखो ना, ये तो गलत हुआ ना। अरे मान के चलो उसने वोट जीतने के लिए क्या बोल दिया, उसने वोटों को जीतने के लिए, उसने चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी ने यह बोल दिया कि देखो अब की बार अगर हम चुनाव जीत गए तो सारे किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे और सबको जो है एक एक क्या देंगे, सबको, सबकी हम शादी करवा देंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं सबकी शादी हो जाएगी, इनकी शादियां नहीं हो रही, शादी हो जाएंगी और सबको एक सरकारी नौकरी देंगे। अगर सरकार ने इतना बड़ा वादा कर दिया चुनाव से पहले सरकार ने इतना बड़ा वादा कर दिया, तो उससे हो सकता है कि जो लोग हैं वो मिसलीड होकर वोट देने और फिर से उसी सरकार को बना दें। तो यहां पर वही बोला जाता है कि जब चुनाव के डेट की, तारीखों की घोषणा हो जाती है तो उस टाइम पर किसी भी, कोई भी पार्टी जो है, कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकती। इससे जो वोटर्स हैं बेचारे
उनको जो है तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो, है ना, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो उनको, आप बोल सकते हो एक तरीके से, है ना, उनको, हाँ तुम मिसलीड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, है ना, एक तरीके से क्या होता है गुमराह करना, उनको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे, तो तुम क्या करोगे, तुम किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, समझो थोड़ा सा, ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए और हम बात करें। अच्छा, फिर मतदान और जन मतगणना, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब देखो, अब हमारा क्या हो गया, हमारे चुनाव हो चुके हैं, अब चुनाव हो चुके हैं, अब चुनाव के बाद क्या होता है, चुनाव के बाद चुनाव के नतीजे आते हैं हमारे, हम देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले चुनावी घोषणा हो गई, है ना, सबसे पहले नामांकन हो गया, नामांकन के बाद आप देखो कि चुनाव प्रचार भी हो चुका है, और चुनाव प्रचार से संबंधित हमने सब सारी चीजों के बारे में पढ़ भी लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम कर रहे हैं चुनावी घोषणा, अब यहां पर चुनाव हो भी गए हैं, लोगों ने वोट डाल भी दिए हैं, अब होगा मतगणना, अब होगी मतदान, मतदान हो रहा है यानी कि लोग वोट डाल रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मतगणना, मतलब मतों को गिना जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, कौन सी पार्टी जीती है। तो अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं, सबसे पहले हमने नामांकन करवा दिया, उसके बाद हमने चुनाव प्रचार करवा दिया, उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद अब आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं, वो है मतदान और मतगणना। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे इसमें क्या होता है सर, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, आप देखोगे ये क्या हमारी, ये ईवीएम हमारी सर, आप किसी भी, जैसे ये क्या दे रखे हैं सर, ये अलग अलग पार्टियों के, ये अलग अलग पार्टियों के क्या दे रखे हैं सर, आप देखोगे ये अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह है, आप किसी पर भी क्लिक करोगे इन बटनों में से तो उसी पार्टी को जो है वोट चला जाएगा। तो भारत में ईवीएम इस्तेमाल होती है, और आप देखोगे अपना वोट डालने के लिए जो मतदाता जो होते हैं, आप देखोगे अपनी पसंदीदा जो पार्टी है उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला जो बटन होता है, जैसा आप देख रहे हो बटन हरे हरे कलर के क्या है बटन है, इन पर क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि वैसे ही आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने क्लिक करोगे उसी पार्टी को जो है वोट चला जाएगा, सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था सर, जब मशीन नहीं थी पहले क्या था, पहले जो है बेटा बैलेट पेपर डाला जाता था, एक पेपर होता था, है ना, पहले पेपर होता था, पेपर में आप उस पार्टी का नाम लिखोगे, चुनाव चिन्ह होगा, उस पार्टी का नाम लिखोगे और उस बैलेट पेपर उस पेपर को बैलेट में डाल दोगे, है ना। तो बड़े बड़े बॉक्सेस हुआ करते थे, एक बॉक्स इस पार्टी का है, दूसरा बॉक्स इस पार्टी का है, तीसरा बॉक्स इस पार्टी का है। तो यहाँ पे पहले पेपर जो होता था, पेपर के थ्रू जो है बैलेट पेपर बोलते हैं इसको, उस पर जो आप वोट करते थे, उस पर जो आप पार्टी का नाम लिखकर उसको वोट दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अभी आप देखोगे हाल फिलहाल में आप देखोगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं सर। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा, ईवीएम की अगर हम बात करें, इनका वजन भी हल्का होता है और आप देखोगे इनको किसी भी आप निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत कम मशीनों की जरूरत पड़ती है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है, इनका पहले वजन बहुत कम होता है, हल्के से होते हैं, छोटे से होते हैं। आप देखो ना कितनी छोटी मशीनें होती हैं, है ना, कोई भी इंसान भी इनको उठा सकता है और बहुत ज्यादा मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप किसी भी, अगर मैं बात करूं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें, तो हर एक पोलिंग बूथ पर एक वोटिंग मशीन काफी है, बड़ी सी होती है, इतनी बड़ी होती है, और एक वोटिंग मशीन काफी होती है। वहीं पर सब लोग आएंगे, लाइन लगाएंगे और वोट डालकर चले जाएंगे। आप देखोगे मतगणना में बहुत कम समय लगता है और मतगणना अधिक सटीक होती है। और याद रखना कि पहले बैलेट पेपर हुआ करता था तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता था, कभी कभी वोटों की गिनती जो थी, वोटों की जो गिनती थी वो ऊपर नीचे हो जाया करती थी। लेकिन जब से मशीन आई है भाई, जब से हमारी मशीन आई है, तो बिल्कुल जो है सटीक वोट पड़ता है। कि सर हमारे गांव में तो, यार हमारे मेरे गांव में एक बार क्या हुआ था कि, पता नहीं मेरे गांव में हुआ था, आसपास के गांव में हुआ था, कि बदमाशों ने क्या किया था, जो लोग पार्टी के कुछ गुंडे जो थे, उन्होंने भाई पोलिंग बूथ पर ही जाके कब्जा कर लिया था उन्होंने। और पोलिंग बूथ पर जाकर कब्जा कर लिया और सारे जो वोट हैं अपने ही उसमें हिस्से में डाल दिए। फिर बाद में पुलिस आई, आपको तो पता है पुलिस कब आती है, पुलिस थोड़ी सी देर में आती है, घटना के बाद पुलिस आती है। तो वहां पर क्या हुआ, वो जो पार्टी के गुंडे लोग जो थे ना, वो आए, पोलिंग बूथ पर कब्जा किया उन्होंने और सारे ही वोट जो है वो अपने ही फेवर में ले लिए। तो ये सारी हरकतें भी हो जाती हैं कभी कभी। तभी तो हम बोलते हैं कि भैया एक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने बहुत जरूरी है, समझे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक बार क्या हुआ कि ईवीएम भी खराब हो जाती है कभी कभी। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम भी कभी कभी खराब हो जाती है भाई। हाँ क्यों नहीं होती, खराब हो जाती है भाई। तुम वोट चाहे किसी को, तो एक ही पार्टी को वोट जाएगा, ऐसा होता है कभी, मे भी हो सकता है कभी का टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है, मे भी। ठीक है, हाँ चलो क्लियर हुआ। सर बैलेट पेपर चुनाव के बेटा, बैलेट पेपर में क्या होता था, जब मशीनें नहीं थी, जब मशीनें नहीं थी तो हुआ ये करता था, तो पेपर हुआ करते थे, उस पेपर पे आप किसी पार्टी का नाम दोगे, है ना, और फिर क्या होगा, एक बड़ा सा बैलेट बॉक्स होगा, बड़ा सा, है ना, बड़ा सा बैलेट बॉक्स होगा, और उस बॉक्स में आप, है ना, क्या करोगे, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसके अंदर वो डाल दोगे आप उस बैलेट बॉक्स में। तो पहले ऐसा हुआ करता था।
है ना। फिर उसमें क्या था, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, गिनने में दिक्कत हो जाती थी, चुनाव में धांधली बहुत ज्यादा हुआ करती थी, धांधली के आसार बहुत थे। तो अब जब से ईवीएम आई है तो उसमें धांधली के आसार नहीं है। ईवीएम की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो है आसानी से जो है वोट डाल सकते हो, इसमें आप जो है वोट डाल सकते हो, और धांधली के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं होती, धांधली इसमें भी देखने को मिलती है, लेकिन बैलेट पेपर जब था तो उसमें धांधली ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। हाँ, अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हमारी जो ईवीएम होती है, ईवीएम जो होती है हमारी, ईवीएम से पेपर ट्रेल भी छापा जा सकता है। अब ये हुआ कि मतलब चुनाव की जो भी जानकारी, अब जैसे आप वोट डाल रहे हो तो उस ईवीएम में पेपर भी लगा होता है, तो जो भी जानकारी है आपने, जो भी जितने भी वोट वगैरह दिए हैं, तो उसका एक तरीके से पेपर का रिकॉर्ड भी मिल जाता है, मतलब एक तरीके से उसका लिखित रिकॉर्ड भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो जो भी आपने, जो भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, देखो जो भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी आप वोट वगैरह डाल रहे हो, तो वो सब कुछ जो है ये रिकॉर्ड कर रही है, पूरी जो मशीन है वो रिकॉर्ड कर रही है, और उसको पेपर में पूरा जो है छाप के दे सकती है। तो हाँ, आप देखोगे कि एक तरीके से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। पेपर बैलेट में ये होता था कि पेपर बैलेट में तुम जो है मैनुअली करते हो चीजों को, कि तुमने पेपर में जो जिस पार्टी का नाम लिखा है ना, एक बहुत बड़ा वॉलेट बॉक्स होगा, उसमें डाल दोगे, और यहाँ पे एक तरीके से बहुत पुराने जमाने से ये होता चला आ रहा है। लेकिन अब ईवीएम ने समस्या को दूर कर दिया। ईवीएम में थोड़ा सा दिक्कत है, धांधलेबाजी कम होती है ना, ईवीएम में धांधलेबाजी जो है कम होती है। अच्छा अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे मुख्य संस्था के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में। किसके बारे में सर? चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। क्या है चुनाव आयोग, और भाई क्या फंक्शन होते हैं चुनाव आयोग के, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं चुनाव आयोग के, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग क्या है? अच्छा, चुनाव आयोग का सिंपल सा मतलब है, चुनाव आयोग क्या है? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, चुनाव आयोग जो है एक तरीके से संवैधानिक संस्था है सर, मतलब हमारे संविधान में चुनाव आयोग को अलग जगह दी गई है। अच्छा, याद रखना, चुनाव आयोग जो है वो किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करवाता। चुनाव आयोग जो है एक तरीके से स्वतंत्र संस्था है। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि हमारे पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का काम किसका होता है भाई? तो हमारे चुनाव आयोग का होता है। हमारे देश में, याद रखना, हमारे देश में स्वतंत्र चुनाव करवाने का अधिकार किसको मिला है भाई? चुनाव आयोग को मिला है। इस पर, इस संस्था पर किसी का भी दबाव नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के कौन करता है? अब आप याद करो कि अब इस चुनाव आयोग का मुख्य नेता कौन होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि इस चुनाव आयोग का जो मुख्य जो व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता जो है, मुख्य व्यक्ति जो है, जो सबसे बड़ा हेड होता है, कमिश्नर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चुनाव आयुक्त। इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो भैया इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर हुआ? हाँ, तो जैसे ही चुनाव की तारीख जो घोषित हो जाती है, तो भैया आप देखोगे ये चुनाव आयोग जो होता है क्या करता है सर? मुख्य चुनाव आयुक्त को घोषित करता है, जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। अब ये इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसको चुनता कौन है? तुम्हारे राष्ट्रपति चुनते हैं। अब यही क्या करवाएगा? यही जो है पूरे देश में चुनाव करवाएगा। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है हटाना असंभव होता है। असंभव मतलब उसको आप हटा नहीं सकते भाई, ऐसा नहीं है कोई भी सरकार का व्यक्ति जो है उसको हटा देगा। आप याद रखना, चुनाव की तारीख घोषित होते ही आप देखोगे पूरा प्रशासन चुनाव आयुक्त की अधीन हो जाता। बहुत, अब तो ये जो संस्था है चुनाव आयोग जो है, इसको बहुत ताकत दे दी जाती है। जब जैसे ही चुनाव की तारीखें निश्चित हो जाती हैं, वैसे ही जितना भी प्रशासन है, जितने भी बड़े बड़े ये जो कलेक्टर वलेक्टर जो है, पुलिस वुलिस जो है, वो सब किसके अंडर में आ जाती है? सारा का सारा पूरा प्रशासन जो है, पुलिस हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गए, ये सब जो है चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि भारत में सही मायने में, है ना, एक तरीके से क्या होते हैं, एक तरीके से भारत में सही मायने में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, क्योंकि इस संस्था, ये पूरी स्वतंत्र संस्था है। सरकार का कोई भी इसमें वो नहीं होता। याद रखना, याद रखो, जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सारी की सारी संस्थाएं हैं, ये सब किसके अंडर में आ जाती हैं? ये चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती हैं। सारा पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे हम बात करें लोगों की भागीदारी। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद जो है आपका पूरा जो है खत्म हो जाएगा। अब मैं लोगों की भागीदारी की बात करूं तो आप देखोगे कि थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा आम धारणा जो है चुनाव की, जैसे जो आम धारणा है ना कि लोग कम वोट डालते हैं, कम एक्टिव हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखोगे कि चुनाव, भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें आप देखोगे धीरे धीरे लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। और मैं आपसे ही बोलना चाहूंगा बेटा, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा, जब आप 18+ हो जाओ तो अपने अधिकारों को जानो, और हमेशा याद रखो कि आपका वोट, एक एक वोट जो है कीमती है। याद रखना, आपका एक एक वोट जो है कीमती है।
2013 में 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट जो है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 80% था। सोच के देखो, मतलब आप देखोगे 2013 में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव जो हुए थे, आप देखोगे उसमें कोई कोई क्षेत्र ऐसे थे, कोई कोई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां पर 80% तक लोगों ने वोट दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच रहे हो ना, जितने भी लोग वोट डालने के काबिल हैं उसमें से 80% लोग वोट देके आए हैं। वरना तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं भाई, वोट डालने जाते ही नहीं है, उनके पास वोटर आईडी भी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है वोटर लिस्ट में, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते पता है? आलस की वजह से। अरे कौन जाए इतनी दूर, हम नहीं जा रहे। लेकिन गलत है। तुम अगर 18+ के हो जाओ तो भैया वोट डालने जाना, वोट डालना तुम्हारा अधिकार है भाई, तुम भारत के नागरिक हो। और सबसे चीज पता क्या है कि भारत में आप देखोगे कि गरीब तबके के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा उनको मत डालने में आप देखोगे ना, गरीब जो लोग हैं वो बहुत आगे हैं। आप देखना, एक अमीर घर का देखना, अमीर घर में वोट डालने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई अमीर घराना है। गरीब गरीब जो होते हैं, फिर लोअर मिडिल क्लास से लोग होते हैं, मध्यम वर्ग से जो लोग आते हैं, ये प्रॉपर तरीके से वोट डालते हैं। मध्यम और उच्च वर्ग के लोग जो है चुनावी प्रक्रिया के प्रति उदासीन हो रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा बोला गया कि भाई जो ऊंचे लोग हैं, जो ऊंचे घराने के लोग हैं, अमीर लोग हैं, या फिर मैं मध्यम वर्ग के लोगों की भी बात करूं, तो इनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वोट डालने में। जो गरीब लोग हैं बेचारे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ये अच्छा खासा वोट डालते हैं, इनको वोट डालने दिया जाता है ना। मतलब आप देखोगे ये बहुत एक्टिव होते हैं बेचारों को उम्मीद होती है कि अब इस बार जो है हम अपने दूसरे नेता को चुनेंगे, इस बार ही हमारी डिमांड जो है, हमारी मांगे जो है पूरी होंगी। लेकिन अमीर लोगों की अगर हम बात करें तो अमीर लोग थोड़ा सा, अमीर लोग या फिर मध्यम वर्ग की हम बात करें तो ये थोड़ा कम भाग लेते हैं। समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ यहां पर ये तथ्य दे रखे हैं। अब ये तथ्य बताते हैं कि भारत के जो चुनाव है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव है। जैसे कि हम बात करें चुनाव में, आप क्या होता है, अक्सर जो है सत्ताधारी दल की हार होती है। याद रखो, हमारे भारत देश के चुनाव जो है लोकतांत्रिक चुनाव कैसे हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में जो सत्ताधारी दल है, यानी कि अभी जिस पार्टी की सरकार चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार वही पार्टी जीतेगी। तो ये सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि भैया हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, कि भैया जो सत्ताधारी सरकार है इसके भी हारने के उतने ही चांस हैं जितने सामने वाली पार्टी के हैं, तो वो भी हार सकती है। तो आप देखोगे कई राज्यों में क्या हुआ है, कई राज्यों में आप देखोगे जो राजनीतिक पार्टियां जो थी, उनकी जो सरकार थी, वो एक कार्यकाल से अधिक नहीं चल पाई, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं कर पाया। लोगों ने उनको वोट दे दिया था, 5 साल उन्होंने काम किया। और जब जैसे लोकदल की हम बात करें हरियाणा में, उन्होंने 4 साल ही सरकार चला पाई, उसके बाद आप देखोगे उनकी पार्टी हार जाती है, फिर से कांग्रेस आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी होती हैं जिनकी सत्ता बनती है, लेकिन वो अपने कार्यकाल को समाप्त करने के बाद उनकी सरकार फिर से नहीं बनती, लोग उनको वोट ही नहीं देते। वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में सांसदों और विधायकों में से अधिकतर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छा काम नहीं करवा रहे हो, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जो विधायक बन जाते हैं, लेकिन इस बार ही बना दिया, अच्छा काम तुमने नहीं करवाया, तुमने जनता की सुनी नहीं, उनके काम नहीं करवाए, तो अगले चुनाव में तुम्हें जो है हरवा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगले चुनाव में हरवा दिया जाएगा। बहुत सारे सांसदों के साथ, बहुत सारे एमपीओ के साथ हुआ है कि बेचारे एक बार जिता दिया जनता ने, जनता को तुमने गुमराह कर लिया, जिता दिया तुम्हें, लेकिन अगली बारी जो है किसी ने वोट ही नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, है ना। और आप देखोगे कई इसी वजह से आप देखोगे हमारा भारत देश का चुनाव जो है लोकतांत्रिक चुनाव क्यों है, क्योंकि कई सारे जो धनी लोग हैं, जो बाहुबली जो लोग हैं, ये भी चुनाव हार जाते हैं। तो आप देखोगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब चुनाव के प्रमाण आते हैं ना, तो आप देखोगे अक्सर हारने वाली जो पार्टी होती है वो क्या करती है, वो भैया उसको, है ना, स्वसम्मान उसको स्वीकार कर लेती है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ जाती है, अरे भैया हमको वोट कैसे नहीं मिले, हम कैसे हार गए। जो आप देखोगे कि अगर कोई पार्टी हमारे देश में हारती है, वो एक तरीके से इसको क्या मानती है, वो जनता का आदेश मानती है और उसको स्वीकार कर लेती है, चलो भैया हम हार गए हैं, हाँ शायद कुछ कमी रह गई होगी, है ना। और आप देखोगे फिर सब कुछ जो है समान तरीके से चलने लगता है। तो ये सारी जो चीजें, आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको सारी बता दी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब यहाँ पे अब एक नया टॉपिक है बेटा। नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अच्छा देखो, अब तक हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। अब यहां पर लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हमें चुनौतियां कौन कौन सी मिलती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, ये इसकी हम बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। आपका 2 स्लाइड बची हुई है, इसके बाद चैप्टर खत्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमें निष्पक्ष चुनाव में? सबसे पहली बात यह है कि धन और संसाधन के मामले में बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार को जो है
वर्दस्त प्राप्त होता है, समझो यहां पे। अब जैसे कि हम बात करें, कोई इंसान निर्दलीय खड़ा हो रहा है, अब उसके पास इतने संसाधन नहीं है, मान के चलो मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी बहुत जान पहचान है, जनता मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि भैया हम प्रचार कैसे करेंगे। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो अमीर पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास धन भी होता है, संसाधन भी होते हैं, तो इनकी जो बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जो होते हैं, इनको ये बेनिफिट होता है ना, वर्दहस्त मतलब एक तरीके से इनको एक फायदा होता है एक तरीके से, कि इनके पास पैसा वैसा सब कुछ है, तो ये अच्छे से प्रचार कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है, जो छोटी पार्टियां जो होती हैं बेचारे, या फिर जो ऐसे लोग जो निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय का मतलब, निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब क्या है कि जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब ये होता है जो स्वतंत्र रूप से खड़ा हो रहा है, जैसे मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, अब मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि मैं एक तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार हूं, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। वैसे किसी ना किसी पार्टी का होता है कोई ना कोई नेता, लेकिन मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, उसको बोलते हैं हम निर्दलीय उम्मीदवार। तो बेचारे जो छोटी पार्टियां होती हैं, फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं, उनको एक तरीके से बराबर का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना धन है नहीं। और आप देखोगे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जो आप देखोगे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जो है बोला वाला रहता है। आप देखोगे ना, जैसे हम यूपी की हम बात करें, तो आप पूर्वी यूपी में जाओगे तो ऐसे कई सारे निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर जो भी नेता है वो बाहुबली होता है, वो गुंडा होता है ना। तो बेचारा कोई डर की वजह से खड़ा ही नहीं होता उनके सामने, वो एक तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और कोई डर की वजह से अपनी जान खो बैठेंगे भाई, लड़ेंगे तो जान खो बैठेंगे, मार दिया जाएगा। तो भैया कोई अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो बेचारे चुनाव लड़ते ही नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो लोग चुनाव लड़ते ही नहीं है। वो समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ये सारी चीजें दिक्कतें होती हैं। आप देखोगे कई पार्टियों में क्या होता है, कई पार्टियों में आप देखोगे कुछ चुनिंदा परिवारों का ही दबदबा रहता है ना। जैसा आप फोटो भी देख रहे होगे कि एक ही परिवार का है ना, ये तो एक तरीके से वंशवाद चलता रहता है भाई, कि हमारा बेटा जो है पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, फिर उनका बेटा अध्यक्ष बनेगा। अरे भाई, आज के लोकतांत्रिक देश में वैसे ये बोला ये जाता है कि जिसमें टैलेंट है, जिसमें कुछ कर दिखाने की है ना एक तरीके से हिम्मत है, या फिर आप बोल सकते हो किसी व्यक्ति में एक सचमुच टैलेंट है, एक सचमुच नेताओं वाली जो है एक तरीके से उसमें फीचर्स हैं कुछ या आप बोल सकते हो, तो ही आप देखोगे, तो ही उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या हमारे यहाँ पे होता यह है कि कुछ चुनिंदा जो परिवार है उनका ही दबदबा रहता है। इससे होता यह है कि जो नए लोग होते हैं, जिनको है ना, जो एक तरीके से राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, एक तरीके से जो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, इनको बोलना भी आता है, सब कुछ आता है उनको, जो कुछ अच्छा कर, राजनीति में आने के बाद जो लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, इनको मौका नहीं मिल पाता। क्लियर हुआ ना? हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप देखोगे दिक्कत ये भी होती है कि आप देखोगे ना, जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, इनकी जो नीतियां होती हैं और इनके जो कार्यक्रम होते हैं, वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसीलिए मतदाता को जो है सही विकल्प नहीं मिल पाता, कि सब तो एक जैसी पार्टियां। आप देखोगे आज के टाइम पर जो अमीर घर के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो वोट कम डालते हैं, क्योंकि इनको क्या लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं सब तो वही बात बोल रही हैं भाई, और कोई कुछ करता नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो मतदाता हैं उनको सही विकल्प नहीं मिल पाता, कि सब तो एक जैसे हैं भैया, वोट किसको दें हम, तो वो वोट देते ही नहीं है भाई। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनसे क्या होता है, इनसे होता यह है कि ये चुनाव में कुछ चुनौतियां आती हैं हमारे सामने। मतलब देखो, होता यह है कि जिसमें टैलेंट है, जो सच में एक तरीके से है ना सत्ता को चला सकता है, जो सच में समाज का भला करवा सकता है, ऐसे लोगों को मौका मिलता ही नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो हमारे देश का भला चाहते हैं, लेकिन उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। आगे कौन लोग जाते हैं? जिनके ऊपर जो है किसी का हाथ होता है। यही यहां पर जो है समस्या है हमारे देश में। क्लियर हुआ ना? चले, तो भैया हमारा जो आप बोल सकते हो कि हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब एक फटाफट से क्विज करो जल्दी से। चुनाव में वोट डालने से पहले मतदाता की पहचान किससे होती है? आधार कार्ड से, राशन कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से? फटाफट से बताओ जल्दी से। होती तो सबसे है, लेकिन यहां पर आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना। मैंने क्या बोला आपको? मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना आपको। होती तो सबसे है, लेकिन पहचान यहां पर जो आपको सबसे सही आंसर लगे उस पर आंसर देना। मैंने बोला क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं कि भैया कोई भी यहां पर ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना है, और सारे ऑप्शन सही हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से। समय हुआ समाप्त तुम्हारा, बिल्कुल बेटा समय समाप्त हो चुका है, कोई बात नहीं। और समय तुम्हारा 1 घंटे 18 मिनट में पूरे चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। चलो ठीक है भाई, समय हुआ समाप्त। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। देखो सही ऑप्शन सारे ही सही ऑप्शन है, बट हाँ, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। वैसे तो आईडी प्रूफ की तरह आधार कार्ड भी ले जाओ, राशन कार्ड भी ले जाओ, सबको इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे प्रश्न पे चलते हैं फटाफट से। हाँ, सरकार बनाने के लिए बहुमत का अर्थ क्या है? सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट से। जरूरी बहुमत का अर्थ क्या है?
कुल सीट का 50%, कुल सीट का आधे से आधे एक अधिक, कुल वोटों का 75%, सभी सीटें जीतना। तो भैया जब मैं बोलता हूं आपसे कि भैया जब आपको सरकार बनानी है उसके लिए आपके पास बहुमत होनी चाहिए, तो उस बहुमत का मतलब क्या है? कल आज भी बताया था मैंने, कल भी बताया था मैंने, बताओ जल्दी से। बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो। हम्म। चलो ठीक है भाई, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से करो, फटाफट से, जल्दी से। बदन तो भैया मैंने आपको बोला था ना कि बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से एक अधिक, यानी कि मान के चलो 100 सीटें हैं, तो अगर आपको बहुमत चाहिए, अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, तो आपको 50 सीटें प्लस एक, यानी कि 51 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब होगी बहुमत, आधी से ज्यादा। तो आप देखोगे कुल सीटों का आधे से एक अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। 65% ही जो है सही कर पाए हैं भैया। ये 70% वाले कौन से हैं? कुल वोटों का 75%, इतने चांटे पड़ेंगे ना। ये 70% कहां से आते हो? कहां से दिमाग लगा लेते हो तुम इतना? थोड़ा तो विवेक का इस्तेमाल क्या करो बे, हैं? चलो देखते हैं भाई कौन जीता है आज। अमरीश पटेल, दीपक, शुभी, शिवांशी, सिया, आर्यन, अतुल्य राज, आयुष, रागनी, उत्कर्ष। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको तुम होमवर्क करना, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ये देखो भैया, तुम जो भी बच्चे नए हैं, स्टार्टिंग में दिखा दिया है मैंने, ये सारे जो नोट्स हैं, ये सारे जो नोट्स हैं, एक बारी देख लीजिए नोट्स, एक बारी ये नोट्स सारी देख लीजिए, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं ये। ठीक है, हाँ। और ये नोट्स आप देख लेना, इसमें हर चीज को जो मैंने कवर किया मोटा मोटा, क्लियर हुआ ना? हाँ, मोटे सारे जो पॉइंट्स कवर किए हैं, उसमें कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये भी कवर कर लिए हैं, इन प्रश्नों को करना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी मैंने कवर किए हैं आपको। समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बोलो जल्दी से। हाँ तो भैया ये इनको पढ़ लेना तुम, ठीक है, पढ़ लेना इनको। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं, अभी मेरे को निकलना है भाई कहीं। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हैं हम, थोड़ा सा तुम्हारे डाउट्स वगैरह देख लेते हैं, बाकी चलते हैं भाई थोड़ा सा, है ना? तुम सर आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स किया था? बेटा मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन की थी भाई, और ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया था। चलो ठीक है, तुम उल्टे सीधे सर जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, बहुत बढ़िया। सर पोल नहीं चला, कोई बात नहीं, चलो। सर आप कहाँ से हो बेटा? मैं धरती से हूँ, मेरी माँ जो है धरती माँ है। चुनिंदा परिवार का मतलब क्या बेटा? चुनिंदा परिवार जो मतलब अब मैं सब बात करूं मैं कांग्रेस की, अब भाई गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार के जो लोग हैं उसमें बनते रहते हैं। अब जैसा आपने देखा होगा, किसी गांव का एक प्रधान है, प्रधान का लड़का प्रधान बन गया, क्योंकि उसका पिताजी प्रधान थे तो वो प्रधान बन गया, फिर उसका लड़का प्रधान बन गया। तो कुछ जो चुनिंदा परिवार है, इनके पास क्या ताकत है, सत्ता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही लोगों को जो है बनाते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। आ, आ, सर आपने अरे ठीक है भाई, आप बेटा बिल्कुल बना सकते हो, खुद की पार्टी बना सकते हो बेटा, आपकी उम्र 25 प्लस हो जाए तो आप प्रधानी के इलेक्शन भी लड़ सकते हो, विधायक भी बन सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं भाई, वीडियो कॉल बाद में करेंगे, अरे वीडियो कॉल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी वीडियो कॉल वाले भैया बैठे नहीं है, कैसे करवाएं ये बताओ बेटा। अभी हमको निकलना है, लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा समझा करो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ी सी मेरी बात समझो, प्लीज थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा नजाकत को समझिए। मैं अगली बारी जो है तो मैं पक्का वीडियो कॉल करूंगा, और आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं भाई, प्लीज थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए कि तुम्हें जो है ये चैप्टर समझ में आया, क्योंकि आज इस चैप्टर का हमने खात्मा कर दिया है। तुम्हारे जो नोट्स है मैंने नाजीवाद वाले वो दे दिए हैं तुम्हें, पढ़ लेना एक बारी, नोट्स अच्छे नोट्स हैं। हाँ तो तुम्हें आज का जो पूरा चैप्टर है समझ में आया। सो आज हमने किसके बारे में बात की सर? आज हमने सबसे पहले बात की किसके बारे में सर? हाँ, तो हमारे देश में वोट कैसे डाले जाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि जब, है ना, किसी भी कैंडिडेट को खड़ा होना है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे नामांकन होता है, और किस प्रकार जो है अलग अलग पार्टी के लोग जो है अपना नामांकन करवाते हैं, दाखिल करवाते हैं। तो ये सारी मैंने चीजें बता दी आपको। फिर मैंने ये भी बताया कि जब चुनाव में, चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाती हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और फिर जब आचार संहिता लगा देता है चुनाव आयोग तो उसके बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद जब वोटिंग, जो जब मत की गणना होती है, जब वोटिंग की जो काउंटिंग होती है, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे काउंटिंग की जाती है और किस तरीके से ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो है बता दी है। समझ में आ गया? चलिए, और भाई साहब 94% समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक काम करो, भागो भागो, भाग जाओ भाग जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो एंड करते हैं इस क्लास को हम। तो ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं?
एंड करते हैं, ठीक है। हाँ तो एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, चलो।